नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की 7वां पाठी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक बच्चों पिछले साल आपने पढ़ा था, थोड़ा याद कीजिए। इसमें प्रश्न है प्रतिजैविक किसे कहते हैं। तो क्या पढ़ा था? सूक्ष्म जीवों का विनाश करने वाले या उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले कवक और जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वही प्रतिजैविक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों का विनाश करने वाले और या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवक से प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिकों को ही प्रतिजैविक कहते हैं। अब ये प्रतिजैविक दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक और मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक। विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक काय के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? जब ऐसे प्रतिजैविक जो है अनेक प्रकार के जीवाणुओं के विरोध में कार्य करते हैं कि और जो मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक होते हैं वो जो है रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है ये पता ही नहीं होता है, तब जो है मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक उपयोग में लाए जाते हैं। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है कि प्रतिजैविकों का सेवन करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रतिजैविक मतलब क्या? एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक का सेवन करते समय हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही जो है प्रतिजैविक लिए जाने चाहिए। डॉक्टर जब पर्ची पर लिख के देते हैं तो ही प्रतिजैविक लेना चाहिए। किसी दूसरे ने कह दिया कि मुझे इससे आराम मिला तो ऐसे अपने मन से प्रतिजैविक लेना नहीं चाहिए। और प्रतिजैविक का हमेशा एक निश्चित डोज होता है, जैसे 3 दिन का होता है या 5 दिन का डोज होता है। उतना अगर आपको एक दिन में आराम भी मिल जाता है तब भी जो है आपको वो 3 दिन का या 5 दिन का डोज पूरा करना होता है। उससे पहले अगर बंद करते हैं तो वो रोग फिर से जो है उत्पन्न हो सकता है। तो प्रतिजैविकों का सेवन करते समय ये सावधानी बरतना चाहिए। इसके बाद अब प्रतिजैविक जो है ये बहुत सारे जीवाणुओं और कवकों से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविक होते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवाणु और कवकों से प्रतिजैविक औषधियां प्राप्त की जाती है। इसके कारण मनुष्य और अन्य प्राणियों के भी अनेक रोग जो है नियंत्रण में आ गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए है पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन्स है, मोनोबैक्टम्स है और बेसिट्रिक्सिन है और एरिथ्रोमाइसिन, जेंथामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैनकोमाइसिन, बहुत सारे प्रतिजैविक है। और अलग अलग प्रकार के प्रजाति जो होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। और क्षय रोग के खिलाफ उपयोग में लाई जाने वाली जो औषधि होती है रिफामाइसिन, ये उपयुक्त होती है जो क्षय रोग को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद बचा होता है सूक्ष्म जीव और ईंधन। अब सूक्ष्म जीवों का उपयोग ईंधन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर जो निर्माण होने वाला जो शहर का कचरा होता है, खेतों का कचरा होता है, औद्योगिक कचरा होता है, इसका सूक्ष्म जैविक अनॉक्सी विघटन करके मीथेन गैस जो है प्राप्त की जाती है। और सैक्रोमाइसिस नामक जो किण्व होता है, जब गन्ने के चोटे से जो है गन्ने का चोटा लेकर उसका किण्वन कराया जाता है और अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, इथेनॉल प्राप्त किया जाता है, तो उस समय जो है सैक्रोमाइसिस किण्व उपयोग में लाया जाता है। ये अल्कोहल एक स्वच्छ ईंधन है और धुआं रहित ईंधन होता है। अब हाइड्रोजन गैस को भविष्य में ईंधन माना जाता है, भविष्य का ईंधन माना जाता है। पानी का जैविक प्रकाश अपघटन, इस प्रक्रिया में जीवाणु प्रकाशीय अपचयन करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।
मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा पानी का जैविक अपचयन करके भी जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जा सकती है। और पानी तो प्राप्त होता ही रहता है, इसलिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना जा सकता है। लेकिन वास्तव में हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो विस्फोट के साथ जलती है, तो उस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। ईंधन की तरह ही कई प्रकार के औद्योगिक रसायन भी सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ औद्योगिक रसायन भी सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो है रसायन उद्योगों को में कच्चे माल के रूप में उपयोगी अल्कोहल्स है, एसीटोन्स है, कार्बोनिक अम्ल है, फिर स्निग्ध घटक होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, प्लास्टिक्स और खाद्य पदार्थों के निर्माण में इनके कुछ कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, सैक्रोमाइसिस किण्व दिखाया गया है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अल्कोहल, इथेनॉल या अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। और ये एक प्रकार का अल्कोहल जो है एक प्रकार का क्या है? जैव ईंधन होता है, तो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है जैव ईंधन का निर्माण कैसे होता है। जैव ईंधन जो है ये ठोस ईंधन भी हो सकते हैं, द्रव ईंधन भी होते हैं और गैसीय ईंधन भी होते हैं। नवीकरण करने योग्य ऊर्जा स्रोत में जैव ईंधन का एक महत्वपूर्ण एक साधन है। ठोस ईंधन जो है पत्थर का कोयला है, गोबर है, फसलों के अवशेष है। और द्रव ईंधन जो होते हैं वो वनस्पतिक तेल है, अल्कोहल है, ये द्रव ईंधन के अंतर्गत आते हैं। और गैसीय ईंधन में गोबर गैस और कोल गैस जो होती है, गोबर गैस में भी एक मीथेन का घटक होता है। फिर जो है ये ईंधन प्रचुर मात्रा में आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए भविष्य के लिए ये एक विश्वसनीय ईंधन होते हैं। इसके बाद बचाता है सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है ठोस कचरा है, निष्कासित जल है और बहुत सारे प्रदूषक घटक भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रोग फैलाने वाले घटक बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण का जो है नाश होता जा रहा है, क्षय होता जा रहा है और बड़ी एक वैश्विक समस्या बनती चली जा रही है। ज्यादा करके जो है जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण जो है भारत जैसे देश में बहुत बड़ी समस्याएं निर्मित होती चली जा रही है। कचरे की समस्या कितनी ज्यादा है, हर जगह कचरा दिखाई देता है, फिर भी जो है स्वच्छता अभियान, ये अभियान चलाए जाते हैं। अब समस्याओं का उचित समय पर उचित मात्रा में हल निकाला गया तो सभी प्रकार के सजीवों की आने वाली पीढ़ियों का जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा। अगर उचित समय पर जो है ये हल निकाल दिया जाए तो कोई समस्या निर्मित नहीं होगी। तो सूक्ष्म जीवों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरणीय को स्वच्छ बनाने में सूक्ष्म जीवों का भी बहुत योगदान है। हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ किया जा सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।